दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कौन सा आप करने वाले हो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। अगर आपको नहीं करना है तो मत कीजिए, आप खाली वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। पिछले वीडियो में मुझसे दो बहुत बड़ी गलतियां हो गई थी, पहले उनको सुधार लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा है कि सुशील कुमार शिंदे जी मर चुके हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है। सुशील जी आज भी जिंदा हैं और सेहतमंद हैं। एक्चुअली शिंदे साहब ने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है, वो कहीं दिखते नहीं हैं और यही वजह है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। और इस गलती के लिए मैं शिंदे साहब से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। मैंने अपने पिछले वीडियो में द रोशन सीरीज के बारे में बात की थी और कहा था कि उसमें राकेश जी की बेटी को नहीं लिया गया, जबकि राकेश जी की बेटी उस सीरीज में है, वो अपने फादर के बारे में बात कर रही है, लेकिन बहुत ही कम वक्त के लिए है। शायद इसलिए मैंने मिस कर दिया या मैं उनको सही से पहचान नहीं पाया। लेकिन कहने का मतलब यह है कि राकेश जी की बेटी भी उस सीरीज में है। तो मैं अपनी इस गलती के लिए भी रोशन फैमिली से माफी मांगना चाहूंगा। आज फ्राइडे है और तकरीबन 6 से 7 फिल्में रिलीज हुई है। 3 तो खाली पुरानी फिल्में रिलीज हुई है, पद्मावत, सनम तेरी कसम, बरेली की बर्फी। 2 नई फिल्में रिलीज हुई है, आमिर खान के भालू जैसे दिखने वाले लड़के की फिल्म जिसका नाम है चुतियापा, और इस फिल्म के मॉर्निंग के सभी शोज कैंसिल हो गए हैं। एक शो भी पूरे इंडिया में कहीं नहीं चला, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए कहीं एक आदमी भी नहीं गया। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 1 महीने से आमिर खान इस फिल्म का प्रमोशन करता घूम रहा है। आमिर खान ने पूरे बॉलीवुड को यह फिल्म दिखाई और इसका प्रमोशन करने के लिए कहा। पूरे बॉलीवुड ने भी जनता से कहा कि इस फिल्म को देखिए। यहां तक कि आमिर खान ने राज ठाकरे, सचिन तेंदुलकर को भी यह फिल्म दिखाई, उनसे भी कहा कि पब्लिक से रिक्वेस्ट करें कि इस फिल्म को देखे। मेरा भेजा खा के पेट नहीं भरा क्या थे? इन सभी के कहने के बावजूद भी कोई भी आदमी इस फिल्म को देखने के लिए तैयार नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि बॉलीवुड वालों के कहने से कोई भी किसी फिल्म को नहीं देखता। ये उन चंद फिल्मों में से एक फिल्म है जो फ्राइडे को पहले शो के साथ ही डिजास्टर हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि पब्लिक का रिस्पांस देखने के बाद आमिर खान को ये रियलाइज हो गया होगा कि उसका बेटा भालू जैसा दिखता है और उसको किसी ने भी फिल्म में देखना नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब बॉलीवुड का कोई भी प्रोड्यूसर अपने पैसे बर्बाद नहीं करेगा और इस लड़के के साथ कोई और फिल्म नहीं बनाएगा। आज हिमेश की फिल्म बैड एस रवि कुमार भी रिलीज हुई है और इस फिल्म ने बढ़िया ओपनिंग ली है। इस फिल्म का बजट इतना कम है कि रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म ने पूरा पैसा रिकवर कर लिया है, ओटीटी राइट से, म्यूजिक राइट से, सब्सिडी वगैरह से। कहने का मतलब यह है कि फिल्म आज पहले दिन पहले शो के साथ ही हिट हो चुकी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के जितने भी बच्चे हैं वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, उनको कुछ नहीं पता दिन दुनिया के बारे में, वो कुछ भी बकवास करते हैं, क्योंकि जब एजुकेशन नहीं है तो आईक्यू नहीं है, जाहिर सी बात है। जरा आप देख लीजिए कि सैफ का बेटा इब्राहिम कितना बड़ा लुक्खा है और इसको दुनिया के बारे में क्या पता है। इब्राहिम ने आलिया भट्ट को एक मैसेज भेजा था और उस मैसेज को लेकर ही आलिया भट्ट करण जौहर के शो पे इब्राहिम का मजाक बना रही थी। आप भी देख लीजिए। Ibrahim Ali Khan, who is my, like, I love him, I'm obsessed with him. He sent me the most amazing message. He's messaged me. Had to remove the time to message you personally. Had to remove the time to message you. Since you're busier than Jeff Bezos na in life. I cannot believe this is the same lady I learn from every time I am on set. You are just phenomenal. देख लिया आपने, सुन लिया आपने, इससे पता चलता है कि कितना बड़ा लुक्खा है। ये इतना बड़ा लुक्खा है कि बॉलीवुड वाले ही इसका मजाक बना रहे हैं। वैसे तो बॉलीवुड वाले ये कहते हैं कि हम एक फैमिली है, लेकिन ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा जला करते हैं, एक दूसरे को बर्बाद करना चाहते हैं। हकीकत ये है कि ये एक दूसरे से कुत्ते की तरह जलते हैं, कोई भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता। तो करण जौहर के शो पर ही सोनम कपूर ने रितेश की वाइफ जेनेलिया का भी मजाक उड़ाया था, जरा आप सुन लीजिए। Who is the most real person on Instagram from Bollywood? Janelia, Sameera, whatever, all these people. It's true. हालांकि रितेश और जेनेलिया वो लोग हैं जो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, लेकिन सोनम ने उनको भी नीचा दिखाया। बॉलीवुड की अकल से पैदल एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला को तो आप सभी जानते हैं। आज की तारीख में ये लड़की इंटरनेट पर छाई हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ कह रही है और सब ऐसे इंटरव्यूज दे रही है जिनके ना सर है ना पैर है। जब से फिल्म डाकू महाराज रिलीज हुई है, जिसमें इस बेचारी का सिर्फ एक गाना है, एक आइटम सॉन्ग है, बाकी कुछ भी नहीं है, तब
तब से ये लड़की पागल हो चुकी है, तब से ऐसे ऐसे बयान दे रही है जिनको सुनकर हंसी आ जाती है। इस अकल से पैदल लड़की ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सभी लोगों का यही मकसद होना चाहिए 2025 में कि उनको उर्वशी रौतेला की तरह नंबर 1 बनना है, सक्सेसफुल बनना है। बताओ, हे ऊपर वाले, मुझे उर्वशी रौतेला जैसा सक्सेसफुल मत बनाना, मुझे इसके जैसा नंबर 1 मत बनाना। रही है और आई थिंक 2025 में सभी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही होना चाहिए कि उर्वशी रौतेला की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंस हो उनका लाइफ में। और जैसा कॉन्फिडेंस इस बेचारी का है वैसा कॉन्फिडेंस तो ना मुझे देना, ना दुनिया में किसी और को देना। इस लड़की ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि इसको पूरी दुनिया पीजेंट लीजेंड बोलती है। But people they call me pageant legend. They call me pageant legend. It is part of me. एक तो ये अल्फाज ही कुछ ऐसा है कि कुछ अलग ही साउंड करता है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इस लड़की को ये किसने बोला। मैंने तो अपनी जिंदगी में आज तक नहीं सुना कि किसी ने इसको ये बोला हो। मुझे तो इतना पता है कि दुनिया इसको 2 नामों से जानती है, एक तो आइटम गर्ल और दूसरा ये कि ये हर वक्त दुबई में रहती है। अगर कोई भी मुझे मिलता है और वो बॉलीवुड के बारे में जानना चाहता है तो सबसे पहला उसका सवाल ये होता है कि भाई साहब जरा ये बता दीजिए कि उर्वशी हमेशा दुबई में क्यों रहती है। अब मैं क्या बताऊं क्यों रहती है यार, मतलब मैं क्या बता सकता हूं, आप बताइए। अगर मैं कुछ कहूंगा तो बदनामी होगी बॉलीवुड की, तो मैं क्या कहूं आप बताओ। और उर्वशी जी मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में लोग आपको मॉडर्न राखी सावंत भी कह रहे हैं, इस नाम से भी आप मशहूर हो चुकी हो। आई थिंक उर्वशी रौतेला इज नंबर 1. सो अगर मेरी ऑटोमेटिकली मैं कोई एयरप्लेन में ट्रैवल भी करती हूँ तो मेरी 1A सीट होती है और ऑटोमेटिकली मुझे मिलती है। उर्वशी ने यह भी कहा कि मैं तो हमेशा से ही नंबर 1 हूं, अगर मैं ट्रेवल भी करती हूं तो मुझे खुद ब खुद ए नंबर 1 सीट मिलती है और उसकी वजह यह है कि मैं पैदाइशी नंबर 1 हूं। हे ऊपर वाले, ऐसी नंबर 1 किसी को मत बनाना जो घर पर बैठी हुई है, जिसके पास काम ही नहीं है, जिसको बॉलीवुड वाले एक आइटम सॉन्ग भी नहीं देना चाहते, ऐसी नंबर 1 किसी को मत बनाना आप। जिस डाकू महाराज फिल्म को ये अपनी बता रही है उसमें इसका सिर्फ एक गाना है। जब उस फिल्म का म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो इसको उसके हीरो ने अपने पास भी खड़ा नहीं किया था, इसको इग्नोर कर दिया था कि दूर खड़ी रहे। और उसके बाद इस लड़की ने यह कहा कि क्योंकि डाकू महाराज बहुत बड़ी हिट हो गई है तो मेरे पास बहुत भारी पैसा आ चुका है, अब मुझे एक घर लंदन में खरीदना है, एक पेरिस में खरीदना है, एक अमेरिका में खरीदना है। और उर्वशी रौतेला जी माफ कर दीजिए, दुनिया को बख्श दीजिए। मतलब क्या क्या मजाक करती हो आप यार। ऐसे मजाक करने से पहले कुछ तो सोच लिया करो, ये तो सोच लिया करो कि ये सब सुन के दुनिया आपके बारे में क्या सोचेगी। I have a property there. I also plan to take one house in London and in Paris. बॉम्बे में मेरा घर है ही, इंडिया में तो है, मेरे उत्तराखंड में भी है, यहाँ पे भी है। कहने का मतलब यह है कि आज उर्वशी ने उल्टे सुल्टे बयान देकर अपनी पोजीशन पूरी तरह खराब कर ली है। आज की तारीख में बॉलीवुड वाले भी और बाहर के लोग भी इसको सेकंड राखी सावंत कहते हैं। हालांकि इससे पहले उर्वशी की पोजीशन इतनी खराब नहीं थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उर्वशी ने ये उल्टे सुल्टे बयान देकर अपना बहुत भारी नुकसान कर लिया है। अब बॉलीवुड में इसको कोई छोटा मोटा भी काम नहीं देगा। अचानक से बहुत सारी लड़कियां सामने आ गई है और वो बता रही हैं कि साउथ में कास्टिंग काउच कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सभी लड़कियां ये कह रही है कि साउथ में कोई भी फिल्म बिना कास्टिंग काउच के किसी लड़की को मिलती नहीं है। सभी लड़कियों का कहना है कि साउथ की फिल्मों के एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि उस लड़की को कितने लोगों को मिठाई खिलानी पड़ेगी। गंदा दिमाग, गंदी सोच। मैं रसगुल्ले की बात कर रहा हूं, वो लड़की अपने हाथों से रसगुल्ला खिलाएगी, बात को समझो। Was somebody from the south and reconfirmed, because I'm like, is this the moment that he is going to ask me that about that thing that I've been hearing about forever? We got a lot of offers from South movies as well, but nothing was a smooth ride for me. एक ऑडिशन के लिए एक आदमी ने अपने घर पे बुलाया था, बिना कैमरे के ऐसे बोल रहा है कि अच्छा ठीक है तुम ऐसे एक्ट करो, तुम मेरी लवर हो। बिना कैमरे के ऐसे बोल रहा है कि अच्छा ठीक है
तुम ऐसे एक्ट करो, तुम मेरी लवर हो। So they wanted voluptuous women. Of course. So they used to stuff me. I used to wear a lot of padding, and I used to feel very bad. आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. And I was so smart because I was all alone in that room and I was just 19 or 20. Yeah. And then he asked me and I was like, okay, which type of compromise? जहाँ वो बोले you have to sleep with the producer. कुछ कास्टिंग थी, उसने बोला हाँ साउथ में ये कास्टिंग हो रही है और आप अपना प्रोफाइल्स ये सब भेजिए. मैंने भेजा, उसने बोला तो यू विल बी रेडी टू डू एवरीथिंग राइट. बोला तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने बोला ऑफ कोर्स आई विल बी वर्किंग हार्ड एंड व्हाटएवर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रोल आई विल डू दैट. तो बार बार बोल रहा था. तो बॉलीवुड की इन सभी लड़कियों की बातें सुनकर आपको पता चल गया होगा कि जिन लड़कियों ने साउथ में काम किया है उन्होंने किस तरह से किया है और कितने मजे किए हैं उन्होंने. और ऐसी ही एक लड़की है तमन्ना भाटिया. तो तमन्ना भाटिया ने तो मतलब जिंदगी के सारे मजे लूट लिए हैं साउथ में काम करके. एक टीवी एक्ट्रेस है अंकिता लोखंडे, बहुत बड़ी ड्रामा है. ये कभी सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, आज तक सुशांत का नाम लेकर पब्लिसिटी बटोरती रहती है. इसने एक टकले से शादी की है जिसका नाम है विक्की जैन. बहुत बड़ा लुक्खा है, कोई काम धंधा इसके पास बेचारे के नहीं है. ये एक छोटी सी जगह झारखंड से आता है. वहां कोयले की बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं जो अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला वगैरह की हैं. और इसकी फैमिली वहां उन खदानों में सब कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है. लेकिन ये लुक्खा ऐसे बताता है जैसे ये खदानों का मालिक हो. तो इसने विश यादव को एक इंटरव्यू दिया. जब विश यादव ने इसका मजाक बनाते हुए इससे पूछा कि विक्की भाई आज तो बता दो कि आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, तो इस लुक्खे ने ये तो सच बोला कि मुंबई में मेरे पास एक गाड़ी है, लेकिन साथ ही इसने ये कहा कि मेरे घर पर 17 से 18 कार हैं. और जब ये बता रहा था कि इसके पास 17 से 18 कार हैं तो इसकी बीवी ही इसका मजाक उड़ा रही थी. इसकी बीवी ने कहा कि मेरे पास मुंबई में 5 कार हैं, 5. इस लुक्खे को पता नहीं चला कि इसकी बीवी ने ही इसका मजाक बनाया. कितनी गाड़ियां हैं आपके पास विक्की जी? ये तो बता सकते हो आज मतलब मुंबई में मेरे पास एक ही गाड़ी है. और टोटल मेरे पास 5 जो मैंने घर पे बता रखी है. टोटल कितनी है? 100? नहीं 100 नहीं, 16-17 तो होंगी. 16. लेकिन मैं इस लुक्खे से ये पूछना चाहता हूं कि भाई तेरा रेंट ए कार का बिजनेस होगा, कोयले का बिजनेस नहीं है. क्योंकि किसी के पास अगर 17 से 18 कार है तो गारंटी से वो रेंट ए कार का ही बिजनेस करता है. तो बेहतर है कि तू दुनिया को सच बता दे कि हाँ तेरी फैमिली का रेंट ए कार का बिजनेस है, इसके अलावा तेरे पास कुछ भी नहीं है. ये तो आपको सभी को पता है कि काफी दिनों से विवेक ओबेरॉय बहुत पैसे खर्च कर रहा है अपनी पब्लिसिटी पर, बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा है, दुनिया को बता रहा है कि ये आदमी 1400 करोड़ का मालिक बन चुका है, बहुत बड़ा आदमी बन चुका है. तो इसका जो एक और दूसरा पार्टनर है जिसने उस कंपनी को एक्चुअली चालू किया था, उसने देखा कि यार सारी पब्लिसिटी तो विवेक लूट रहा है, सारी मलाई तो विवेक लूट रहा है, विवेक बताता फिर रहा है कि ये कंपनी का मालिक है, तो मैं कौन हूं? कंपनी मैंने चालू की, मैंने विवेक को रखा प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टनर, और ये बता रहा है कि इसकी कंपनी है, मैं पब्लिसिटी क्यों नहीं ले रहा हूं? तो उस भाई ने भी पैसे खर्चा करना शुरू किया, उसने भी इंटरव्यू देने शुरू किए, और अब विवेक का पार्टनर इंटरव्यू दे रहा है और इस भाई की सारी पोल खोल रहा है. ये वीडियो आप देख लीजिए, जरा सुन लीजिए क्या कह रहा है ये लड़का. एक जगह है रसल खेमा में, किसी ने न्यूज दी कि भैया वहाँ पे कसीनो आ रहा है. अब हमने न्यूज पे रिलाई कर लिया और हम वहाँ पे किसी को ले गए पकड़ के, हमने कहा भैया जमीन ले लो. फिर बाद में हमने शेयर खरीद लिया, जितने पैसे उन्होंने लगाए वो पैसे 50 गुना. तो इस लड़के ने बताया कि हम किसी एक पैसे वाले को रासल खेमा में लेकर गए, उससे कहा कि यहां जमीन खरीद लो, अगर आप खरीदोगे तो बहुत अमीर हो जाओगे, और उसी के साथ हम भी प्रॉफिट में पार्टनर बन गए. उस किसी पैसे वाले ने वहां जमीन खरीद ली और आज उसके भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. यही वजह है कि इस भाई को भी काफी प्रॉफिट हो गया है. और मैं आपको बता दूं कि इसी कंपनी के प्रॉफिट में विवेक भी एक पार्टनर है. यानी कि अगर इस कंपनी में 5 पार्टनर है, 50 रुपए का प्रॉफिट होता है तो सबको 10-10 रुपए मिलेंगे. कब? जब प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट कब होगा? जब बिल्डिंग कभी बनेगी, बिकेगी, यानी 3-4 साल के बाद. तो
हकीकत यह है कि ये भाई भी लुक्खा है, इसके पास भी पैसे नहीं है, विवेक भी लुक्खा है, उसके पास भी पैसे नहीं है। एक्चुअली इन्होंने किसी एक अमीर आदमी को पकड़ा, वहां उससे इन्वेस्टमेंट कराया और अब जब बिल्डिंग बनेगी, बिकेगी तो इनको भी उसमें से प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 3-4 साल के बाद 10-20-25 करोड़ का इनको फायदा हो जाएगा। लेकिन विवेक ये बता रहा है कि ये कंपनी का मालिक है और ये 1200-1400 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका है। बताओ, ऐसे ऐसे झूठे लोग पड़े हुए हैं। मीठे चंचलानी को तो आप सभी जानते हैं, एक वक्त में ये अजीब अजीब वीडियो बनाया करता था लड़की बनकर। अब इस मीठे चंचलानी के सर पर भूत चढ़ा है डायरेक्टर बनने का। इसने कुछ डायरेक्ट किया है और वही आमिर खान को दिखा रहा है। जरा वीडियो देख लीजिए। जो इस लुक्खे ने बनाया है उसको देखकर आमिर भी हंस रहा है। आमिर को भी ऐसा लग रहा है कि भाई आने वाले वक्त का ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है। मैं आपको ये बता दूं कि आमिर खान ने भी अपनी फिल्मों का प्रमोशन इसी लुक्खे से कराया था। आमिर खान को भी ये पूरा यकीन था कि अगर ये मीठा लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन करेगा तो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, अगर ये मीठा आमिर खान के बेटे की फिल्म चुतियापा का प्रमोशन करेगा तो वो सुपरहिट हो जाएगी। दोनों फिल्मों का क्या हुआ ये तो आप देख ही चुके हो, और इस लुक्खे की फिल्म का क्या होगा वो भी आप देख लेना। गोविंदा की वाइफ ने बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा कि मैं, मेरा बेटा और मेरी पूरी फैमिली फुल पियक्कड़ हैं, हमेशा पीकर टल्ली रहते हैं। जरा देख लीजिए मेरे बेटे ने कितना बढ़िया बार बनाया है और इस बार में कहां कहां की शराब लाकर रखी है, क्योंकि जब शाम होती है तो हम सब उठाते हैं, पीते हैं और टल्ली हो जाते हैं और फिर रात भर एक दूसरे की मां बहन करते हैं। ये बार बनाया यश ने, बड़े शौक से बनाया उसने। ये पूरा पैटर्न यश का है और ये सारे जो पीसेस भी है वो सब यश ने रखा हुआ है। अब आप खुद ही मुझे बताइए कि गोविंदा का ये मीठा बेटा कैसे कामयाब हो सकता है, कैसे बड़ा स्टार बन सकता है जिसको इतनी गलत आदत हो, जो डेली शाम को पीकर टल्ली होता हो। पुराने जमाने में एक हीरोइन हुआ करती थी संगीता बिजलानी, अपने वक्त में बहुत फेमस थी, बहुत सुंदर भी थी। फिर इसने अजरुद्दीन से शादी की थी, कुछ सालों के बाद डिवोर्स हो गया था, क्योंकि बॉलीवुड की लड़कियों की शादियां ज्यादा वक्त तक तो चलती नहीं है। लेकिन जब एक हीरोइन बूढ़ी हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है, कोई काम नहीं होता, तो वो मेंटली किस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, जरा आप देख लीजिए ये वीडियो। देखा आपने संगीता ने फोटोग्राफर्स को देखते ही कैसे बिहेव किया। इसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। आज ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, आज ये लड़की कितनी फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ में। मैं ऊपर वाले से इतनी ही दुआ करूंगा कि इसको शांति दे, ये खुश रहे, सेहतयाब रहे। एक डॉक्टर ने एक वीडियो रिलीज किया और बहुत अच्छे से समझाया कि बॉलीवुड में सबसे बढ़िया सर्जरी नोरा फतेही ने कराई है। नोरा फतेही कैसी दिखती थी और आज कैसी दिखती है सर्जरी के बाद। इस डॉक्टर का कहना यह है कि जिस डॉक्टर ने भी नोरा फतेही की सर्जरी की है वो बेस्ट है इस फील्ड में। Nora Fatehi is one of my favorite transformation in Bollywood. Let's discuss what all has been done on her face. So if you look at her face, definitely her under eyes were very hollow, so under eye fillers has been done. Cheek has been nicely enhanced by right amount of fillers. और नोरा का पुराना और नया वीडियो देखकर मैं भी ये कह सकता हूं कि जो ये डॉक्टर कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कपूर फैमिली नॉनवेज की बहुत बड़ी शौकीन है, लेकिन रणबीर कपूर इस फैमिली में सबसे ज्यादा नॉनवेज का शौकीन है। ये वो बंदा है जिसका निहारी पाए खाए बिना काम ही नहीं चलता। और आप ये भी जानते हैं कि वो रणबीर कपूर ही है जो रामायण में राम जी का रोल अदा कर रहा है। रणबीर ने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में कहा कि ये रेड मीट पसंद करता है, अगर ये पाया निहारी वगैरह ना खाए तो इसको चैन नहीं मिलता, अगर ये बीफ ना खाए तो इसको आराम नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा नॉनवेज का शौकीन है। I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. अब देखने वाली बात यह होगी कि पब्लिक इस भाई को राम जी के रोल में कितना पसंद करेगी। एक बहुत पुराने जमाने की छोटी मोटी एक्ट्रेस है जिसका नाम है नायरा। ये इस साल के बिग बॉस में भी गई थी थोड़े से दिनों के लिए। किसी को याद नहीं है कि ये बेचारी भी बिग बॉस में थी इस साल, लेकिन इसने एक बहुत अच्छा काम किया। जब ये फोटोग्राफर्स के सामने आई और उन्होंने कहा कि अपना पिछवाड़ा
दिखा दो, शूट करना है। तो इसने कहा कि भाई मैं तो अपना पिछवाड़ा नहीं दिखाऊंगी, जो दूसरी लड़कियां आप लोगों को अपना पिछवाड़ा दिखाती है आप उनका शूट कीजिए, मैं तो अपना पिछवाड़ा शूट नहीं करने दूंगी। आप भी जरा ये वीडियो देख लीजिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है उन लड़कियों को देखकर जो इन फोटोग्राफर्स के कहने से बड़े ही आराम से, बड़े ही शौक से अपना पिछवाड़ा शूट कराती हैं। मैं फिर से ये कहूंगा कि ऐसी लड़कियों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो मर्यादा रखो यार। ये तो आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी पिछले कई सालों से बॉलीवुड वालों को भर भर कर गालियां दिया करती है। कंगना पॉलिटिशियन भी बन गई है तो जाहिर सी बात है अब तो और ज्यादा गालियां देने लगी, क्योंकि अब उसको ऐसा लगता है कि भाई वो खाली बॉलीवुड से नहीं है, पॉलिटिक्स से भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 10 साल से कंगना की कोई फिल्म नहीं चली। कंगना की पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं। कंगना की जो लास्ट फिल्म इमरजेंसी रिलीज हुई थी उससे कंगना को यह उम्मीद थी कि वो फिल्म कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म भी डिजास्टर हो गई। तो अब कंगना को यह पता चल गया कि उस मैडम का कैरियर बॉलीवुड में तकरीबन खत्म हो चुका है और अब बॉलीवुड वालों को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। यही वजह है कि कंगना ने ऑफिशियली कहा कि मुझे तो सलमान की फिल्म करनी है, मुझे तो शाहरुख खान की फिल्म करनी है, मुझे तो आमिर खान की फिल्म करनी है। मैडम वो आपके साथ फिल्म क्यों करेंगे? अब कंगना बॉलीवुड वालों के साथ फ्रेंडशिप करने की भी कोशिश कर रही है। तो कंगना दीदी ने कोई कैफे खोला है और उसी की ओपनिंग के लिए कंगना ने रिक्वेस्ट की है दीपिका पादुकोण से कि आप आइए और मेरे कैफे की ओपनिंग कीजिए, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बर्फ बनकर ठहर गई। बताओ भाई, अब दीपिका कंगना के कैफे की ओपनिंग करेगी? अरे मैडम कैसे कैसे सपने देख रही हो, कौन सी दुनिया में हो? बॉलीवुड का कोई भी आदमी आपके कैफे की ओपनिंग क्यों करेगा? और दीपिका आपके कैफे की ओपनिंग क्यों करेगी? जिसको आप माल का शौकीन बता चुकी हो, जिसको आप डिप्रेशन की दुकान बता चुकी हो, जिसको आप भर भर कर गालियां दे चुकी हो, वो आपके कैफे की ओपनिंग क्यों करने जाएगी? हद्दी हो गई मैडम जी आपकी भी। पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा का एक भालू जैसा भाई है। एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बेचारा मीठा है। तो इसकी शादी हुई थी और डिवोर्स हो गया था, अब दूसरी बार फिर से शादी कर रहा है। कितने दिन ये शादी चलेगी पता नहीं। अरे मेरे मीठे दोस्त, क्यों शादी कर रहा है जब तुझे पता है कि शादी चलने वाली नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि पोतड़ों की बिगड़ी हुई प्रियंका चोपड़ा इंडिया आ चुकी है अपने भाई की शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, और साथ में अपने सास ससुर देवर जेठानी सबको लेकर आई है। तो प्रियंका के इस भालू जैसे भाई की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, लेकिन मैं आपको ये गारंटी से कह सकता हूं कि प्रियंका की बहनें इस शादी में नहीं आने वाली। परिणीति चोपड़ा तो आने वाली नहीं है गारंटी के साथ। ये तो आप सभी जानते हैं कि शत्रु जी एक राजनेता है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अब एक बयान दिया है और कहा है कि इंडिया में नॉनवेज पूरी तरह बैंड हो जाना चाहिए। इंडिया में सभी लोगों को घास खाना चाहिए, यानी कि सब्जियां खानी चाहिए। अब मैं ये तो बिल्कुल कहना नहीं चाहूंगा कि शत्रु जी का यह बयान सही है या गलत है, लेकिन बयान यही है। अब आपकी मर्जी है कि आप शत्रु जी के बयान को मानो या ना मानो। मानते हो तो नॉनवेज खाना बंद कर दो, और नहीं मानते हो तो खाते रहो, आपकी मर्जी। जब से कोरोना चालू हुआ था तब से लेकर अब तक 25 साउथ की फिल्मों का रीमेक किया गया, उनको हिंदी में बनाया गया, और मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी की सभी फिल्में डिजास्टर हो गई। साउथ की सभी फिल्मों में से सिर्फ एक फिल्म चली जिसका नाम था दृश्यम 2। एक फिल्म शैतान चली, लेकिन वो साउथ की फिल्म नहीं थी बल्कि गुजराती बहुत ही छोटी सी फिल्म थी, तो बहुत कम लोगों ने उस फिल्म को देखा था। जब उसको हिंदी में रीमेक किया गया तो वो फिल्म चली, हिट रही। और मैं आपको ये बता दूं कि साजिद नडियाडवाला की अगली फिल्म सिकंदर भी एक साउथ फिल्म की रीमेक है। तो जब पिछले 5 साल में कोई भी साउथ फिल्म का रीमेक नहीं चला, जब साउथ की 25 फिल्मों को रीमेक किया गया और कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, तो सिकंदर हिट कैसे होगी आप खुद ही बता दीजिए। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं, 100% कॉन्फिडेंट हूं कि इस फिल्म का भी वही होगा जो बाकी सभी रीमेक्स का हुआ है। इस फिल्म का भी चलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, गारंटी है। अक्षय कुमार अदरक वारसी की एक फिल्म आ रही है जॉली LLB 3। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई है और यह फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है। मैं आपको ये बता दूं कि जॉली LLB 1 और LLB 2 दोनों ही फिल्में चली थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरी फिल्म भी चलेगी। 2.5 फीट 3 इंच हाइट 50 किलो वजन वाले वरुण धवन की एक और फिल्म आ रही है।
वरुण धवन बेचारा जिसके छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, इस बटले की कोई फिल्म नहीं देखता, लेकिन इसके बावजूद भी हीरो है, जबरदस्ती का हीरो है, फिर भी फिल्में करता रहता है। कमाल है उन निर्माताओं के जो इस भाई के साथ फिल्में बनाते रहते हैं। करण जौहर ने इसके साथ एक और फिल्म बनाई है, सन्नी संस्कारी, तुलसी कुमारी, पता नहीं क्या क्या ऐसा कुछ नाम है। इस फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी और इस फिल्म को जल्दी ही रिलीज किया जाना था, लेकिन अब रिलीज नहीं हो रही है, इसकी रिलीज को टाल दिया गया है। और उसकी वजह यह है कि बटले वरुण धवन की बेबी बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है। तो अब वरुण का कहना यह है कि इस फिल्म को रीशूट करो और तभी मैं रिलीज करने दूंगा, उससे पहले रिलीज नहीं करने दूंगा, क्योंकि जो फिल्म अभी बनी है यह फिल्म एक शो भी नहीं चलने वाली। मैं वरुण को सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि भाई साहब इस फिल्म का आप रीशूट मत कीजिए, इसको फिर से बनाइए, तीसरी बार फिर से बनाइए, चौथी बार फिर से बनाइए, पांचवी बार फिर से बनाइए, उसके बावजूद भी यह फिल्म डिजास्टर ही होगी। मैं लिख करके देता हूं ब्लैंक पेपर पे, अगर यह फिल्म डिजास्टर ना हुई तो मैं रिव्यू करना छोड़ दूंगा। एक कॉमेडियन है जिसका नाम है प्रणीत मोरे, और स्काई फोर्स में एक नया चिलगोजा चमगादड़ जैसा हीरो लॉन्च किया गया है। जाहिर सी बात है ऐसा लड़का हीरो बनेगा तो लोग मजाक बनाएंगे ही। तो इस कॉमेडियन ने इस लड़के का मजाक बना दिया था कहीं किसी कॉमेडी शो में, और यह बात तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं कि चमगादड़ हीरो एक पॉलिटिकल फैमिली से आता है, और जाहिर सी बात है पॉलिटिशियन इंडिया को अपने बाप का माल समझते हैं। तो प्रणीत मोरे का ऐसा कहना है कि कुछ लड़के उसके पास आए और उसको पीटा और उससे कहा कि आगे कभी भी इस चमगादड़ हीरो का मजाक मत उड़ाना, कभी भी इस लड़के के बारे में कुछ गलत मत कहना। बताओ भाई किस किस को रोक दोगे आप, मुझे बताओ। अरे भाई वो एक प्रणीत मोरे नहीं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा यही कह रहा है कि आप चमगादड़ दिखते हो, चिलगोजे दिखते हो, आपका हीरोगिरी से कोई लेना देना नहीं है, आप में एक भी गुण नहीं है हीरो बनने का, आप जबरदस्ती के हीरो हो। जितनी फिल्में आप अपने पैसों से बनाओगे उतनी ही फिल्में बनेगी बेटा, उसके आगे कोई निर्माता अपने पैसे लगाकर तो आपको हीरो बनाने वाला है नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो चुका है। आप एक फिल्म बना लो, दो बना लो, तीन बना लो, जिस दिन आप फिल्म बनाने से थक जाओगे उस दिन आपका करियर समाप्त हो जाएगा, आप अपने घर बैठ जाओगे, बात खत्म। तो आप हो जबरदस्ती के हीरो। ये तो आप सभी जानते हैं कि भूल भुलैया 3 में तब्बू ने काम करने से मना कर दिया था, क्योंकि तब्बू को ऐसा लग रहा था कि भूल भुलैया 2 उसी की वजह से हिट हुई। तो भूल भुलैया 3 में तब्बू की जगह विद्या बालन फिर से आ गई थी, फिल्म हिट रही। तो अब तब्बू की समझ में आया है कि अजय देवगन ने उसको बेवकूफ बनाया था, उससे ये कहा था कि भूल भुलैया 2 तो तेरी वजह से हिट हुई है, और अजय की बातों में आके उस बेचारी ने भूल भुलैया 3 नहीं की थी, तो अब वो पछता रही है। तो अब एक फिल्म का ऐलान हुआ है, हेरा फेरी 3। इसमें तब्बू को लेने की कहीं दूर दूर तक भी कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन तब्बू खुद ही सोशल मीडिया पर आकर ये कह रही है कि मुझे इस फिल्म में लिया जाए। इस फिल्म के बनाने वाले अगर मुझे इस फिल्म में नहीं लेते तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मेरे बिना इस फिल्म की कास्टिंग कंप्लीट होती ही नहीं है, मेरे बिना इस फिल्म को बनाया ही नहीं जाना चाहिए। बताओ, मतलब जबरदस्ती है इस लड़की को उस फिल्म में लो। अरे भाई क्यों ले, तेरे को किस लिए ले, नहीं लेना तेरे को। जब तू इतनी बड़ी स्टार है कि तेरी वजह से भूल भुलैया 2 हिट हो गई थी, तो अपनी फिल्म बना लेना, अजय को बोल एक और फिल्म बना दे तेरे लिए, तेरा तो बहुत बड़ा आशिक है वो, तो बनाने देना उसको, तुझे हेरा फेरी 3 क्यों करनी है। एक्चुअली पूरी दुनिया को ऐसा लग रहा था कि कार्तिक आर्यन अनुराग बासु की फिल्म की काफी शूटिंग कर चुका है, लेकिन अब अनुराग ने कहा है कि हमने इस फिल्म की कुछ भी शूटिंग नहीं की है, अगले महीने से हम इस फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले इस फिल्म का नाम आशिकी 3 होने वाला था, लेकिन अब भूषण आशिकी 3 नहीं रख सकता, इवन आशिकी वर्ड भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुकेश भट्ट अदालत में चला गया था कि आशिकी टाइटल उनका है, और अदालत ने जजमेंट दिया है कि भूषण कुमार आशिकी वर्ड यूज नहीं कर सकता। तो अब इस फिल्म का जो भी टाइटल होगा लेकिन उसमें आशिकी वर्ड नहीं हो सकता, और अगर इस फिल्म के टाइटल में आशिकी अल्फाज नहीं होगा तो फिर इस फिल्म की कितनी वैल्यू होगी आज कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म की हीरोइन तृप्ति है, तृप्ति ही रहेगी, क्योंकि इस फिल्म का निर्माता भूषण कुमार है। समझ रहे हो ना। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को बताया था कि कृष्ण
की शूटिंग जल्दी ही चालू होने वाली नहीं है, क्योंकि जो पैसा राकेश जी को इस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और अब राकेश रोशन जी ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि हां ये फिल्म नहीं बन पा रही है, और उसकी वजह यह है कि राकेश जी को उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितने इस फिल्म को बनाने के लिए चाहिए। कोई भी कॉर्पोरेट हाउस उतने पैसे ऋतिक पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऋतिक की सिर्फ एक फिल्म चली है वार, पिछले तकरीबन 5-6 साल में, उसके अलावा कोई भी फिल्म नहीं चली। अब वार 2 आ रही है, अगर वार 2 ने कम से कम 400-500 करोड़ का बिजनेस कर लिया तो फिर तो राकेश जी को पैसे मिल जाएंगे इस फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन अगर कहीं वार 2 ने 100-150 करोड़ का बिजनेस किया तो फिर राकेश जी को इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे कॉर्पोरेट से, और शायद फिर यह फिल्म कभी ना बने। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने एक सीरीज बनाई है नेटफ्लिक्स के लिए, क्योंकि उसको एक्टर नहीं बनना, उसको सिर्फ डायरेक्टर बनना है। लेकिन कमाल यह है कि उसने सीरीज का नाम बहुत ही जबरदस्त रखा है, द ऑफ बॉलीवुड। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये खुद ही कह चुके हैं कि वो हैं। जैसे महेश भट्ट खुद ही कहता है कि मैं हूं। मेरे ख्याल में अगर किसी और ने अपनी सीरीज का ये नाम रखा होता तो बॉलीवुड वाले उस पर भड़कते, बहुत ही ऑब्जेक्शन लेते। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान के बेटे ने ये नाम रखा है तो किसी की औकात नहीं कि कोई कुछ बोले, किसी की औकात नहीं बॉलीवुड में ये कहने की कि भाई साहब ये कैसा नाम है, हमारी मां बहन क्यों कर रहे हो। ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कि एक समय रैना है बहुत ही बड़ा लुक्खा है, बहुत ही बड़ा घटिया इंसान है। ये आदमी डेली गाली गलौज करता है अपने शो में, मां बहन की गालियां देता है, गंदी गंदी बातें करता है, गंदी गंदी हरकतें करता है। लेकिन अब इसके शो पर FIR हो गया है और पूरी उम्मीद है कि इस भाई को सबक सिखाया जाएगा। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहां से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई, और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अदरक अब्राहम की एक और डिसास्टर फिल्म आ रही है जिसका नाम है डिप्लोमेट। ये 3 साल से बनकर पड़ी हुई थी, रिलीज नहीं हो रही थी। फाइनली इस फिल्म को भूषण कुमार रिलीज कर रहा है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर फिल्म रिलीज नहीं होगी तो OTT राइट्स भी नहीं बिकेंगे। आज इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है और उसमें बाकायदा जयशंकर साहब को दिखाया गया है। वही जयशंकर साहब जो बहुत दिनों तक अमेरिका में पड़े रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे ट्रंप से कि सर मोदी जी को भी आप इनवाइट कर लीजिए, लेकिन ट्रंप साहब ने मना कर दिया था। तो एक्चुअली जयशंकर साहब रियल लाइफ में तो फ्लॉप हैं ही, लेकिन एक फ्लॉप फिल्म में काम भी कर रहे हैं। और इस फिल्म में जयशंकर साहब ज्ञान पेल रहे हैं। जयशंकर जी बता रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? कृष्ण जी, हनुमान जी। वाह क्या ज्ञान है सर आपका, जबरदस्त सर, छा गए आप सर। बताओ सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे? श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। मतलब जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उन्होंने क्या सोचा होगा कि जयशंकर साहब से अगर ये ज्ञान पिलवाएंगे इस फिल्म में तो फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। बताओ। इसके बाद आगे टीजर में दिखाया गया है कि अदरक अब्राहम पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान की एजेंसियों को धूल चटा रहा है। बताओ। मतलब जिंदगी में रियल में अदरक अब्राहम पाकिस्तान जाने की हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन फिल्म में बताएगा। और आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में पब्लिक पक चुकी है कि ये बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अकेला अदरक अब्राहम फिल्मों में अब तक 4-5 बार पाकिस्तान को बर्बाद कर चुका है, तबाह कर चुका है। इसके बावजूद पाकिस्तान फिर जिंदा हो जाता है, पाकिस्तान फिर वैसे का वैसा रह जाता है। अब कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो शर्म करो ऐसी फिल्म बनाने से पहले। और आप यकीन कीजिए अदरक अब्राहम की शक्ल इतनी खराब हो गई है कि इसकी शक्ल पर देखा नहीं जाता। इसकी शक्ल को देखकर कुछ ऐसा होता है यार ये क्या देख रहा हूं मैं। कहने का मतलब यह है कि आज के इस टीजर से ही ये क्लियर हो गया है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से किसी का बाप भी नहीं बचा सकता। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।